हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने 3D की जो ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 4 में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। ठीक, इससे पिछली वीडियो में हमने द पॉइंट इन स्पेस पढ़ा है। बाकी उसके सब आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, यदि किसी कोई समस्या तो पूछ सकता है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज द प्लेन। तो आज हम ये पढ़ेंगे प्लेन वास्तव में होता क्या है, प्लेन की जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे हम, और सम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर आज पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले प्लेन। तो प्लेन होता क्या है? लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो जैसे मैंने बोर्ड यहाँ पे मान लिया है, ये बोर्ड है, ये प्लेन कब कहलाएगा? जब हम इस प्लेन पर कोई भी दो पॉइंट लें। सपोज एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो इन दोनों के मैं मिला दूं तो एक लाइन बनती है। तो ये जो लाइन है वो कंप्लीटली इसी प्लेन पर लाई करती है। दिस लाइन इज कंप्लीटली लाइज ऑन दैट प्लेन या दैट सरफेस। क्लियर? फिर से बताते हैं, हम कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं, उस सरफेस पे हमने दो पॉइंट लेने हैं, उन दोनों पॉइंट को मिला देना। तो मिलाने के बाद जो रेखा बनेगी हमारी या जो लाइन बनेगी, यदि वो लाइन कंप्लीटली उसी सरफेस पर लाई करती है तो जो सरफेस है वो क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। बाकी डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी हुई होगी, तो मैंने फिगर के द्वारा आपको बताया है। इसको एक फिगर बना देता हूँ, कभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, उस पर कहीं भी दो पॉइंट हमने ले लिए। सपोज दिस इज अ पॉइंट, ओके। तो ये जो लाइन बनती है AB, दिस इज कंप्लीटली ऑन दैट सरफेस, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द प्लेन। क्लियर? यानी कि दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो कंप्लीटली उसी सरफेस पे लाई करती हो, तो ऐसा सरफेस प्लेन कहलाता है। चलिए, इसके बाद इसमें आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इस नॉर्मल की। लेकिन यदि इस चीज ये क्लियर ना हो कि नॉर्मल क्या होता है, तो हम क्वेश्चन करते हुए हमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे हम लोग बच्चे। क्या होता है? सपोज हमने एक सरफेस ले लिया जो कि प्लेन है, और ये प्लेन कब होगा? जैसे कि ऊपर बताया कि कोई भी दो पॉइंट उनको मिलाया है, उनसे बनने वाली लाइन कंप्लीटली इसी सरफेस पे लाई करती हो तो वो प्लेन कहलाएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेन डिस्कस किया था कि दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यदि कंप्लीटली उसी सरफेस पर होती है तो प्लेन होगा। तो प्लेन वो कब नहीं होगा? इट मींस सपोज पॉइंट ए मैंने यहाँ पे ले लिया और पॉइंट बी इस सरफेस से कहीं बाहर है, तो मैं इसको मिलाया तो क्या होगा? इस लाइन का ये वाला पोर्शन तो इसी सरफेस पर है, लेकिन एक दूसरा पोर्शन भी है जो इस सरफेस से बाहर हो गया है। इट मींस कि ये दोनों पॉइंट से जो बन रहा है वो सरफेस वो प्लेन नहीं है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट इस वाले सरफेस पर नहीं है, यानी कि इस प्लेन पर नहीं है। क्लियर? चलिए, बात कर देता हूँ अकॉर्डिंग। चलिए, अब बात कर रहे हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है टू एवरी लाइन ऑन ए प्लेन। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। फिर से बताता हूँ क्या होता है? ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन ऑन ए प्लेन। क्या मतलब होगा इसका? कि इस प्लेन पे कोई भी लाइन खींची जाए, उस सारी की सारी लाइनों पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो इसका नॉर्मल कहलाएगी। क्लियर? कहने मतलब जैसे सपोज आप ये बोर्ड समझ लीजिए, 3D फिगर है, तो उसको समझने के लिए बताऊं तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं मार्कर सपोज ऐसे मैं इसको रख दिया, तो ये मार्कर जो है इस बोर्ड के लिए या इस प्लेन के लिए ये नॉर्मल का काम करेगा। अब इस प्लेन पे इस बोर्ड पे मैं कोई भी लाइन खींचूं तो ये उस पर परपेंडिकुलर है। ठीक, कैसे? अब आपको जैसे यहाँ फिगर बनी है, आपको यहाँ दिखा रहा है इस पर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी है, तो आपको ये लगेगा कि ये एन इस पर परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ लगेगा एंगल अलग बनाएगा, है ना। चलिए, तो इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो बोर्ड है इसको मैंने प्लेन मान लिया, ये बात जो मैंने फिगर बनाई है,
और ये जो मार्कर है वो नॉर्मल का काम कर रहा है। ठीक, तो मैंने एक लाइन यहाँ पर ये खींची, ये खींच दी और एक ये खींच दी, 3 लाइन खींची। तो मैंने बताया कि ये जो मार्कर है वो इस बोर्ड के लिए नॉर्मल का काम करेगा। और ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो मैंने मार्कर के नीचे लाइन है वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इट मीन्स ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल कब होगा, जब इस बोर्ड पे जितनी भी लाइन खींची जा सकती है उन सब पे नॉर्मल होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन है खींची, ऐसी लाइन मैंने यहाँ खींची हुई है, तो ये इस मार्कर के थ्रू लग रहा होगा परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन इस मार्कर को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। अब बताइए लग रहा है 90 डिग्री है? 90 डिग्री बिल्कुल है, क्योंकि लाइन ही तो खींची है, मार्कर तो सीधा रहेगा बिल्कुल, उसके ऊपर ऐसे सीधा बनेगा ना, ये एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अदरवाइज यहाँ ले आओ तो भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। इट मीन्स कि जो लाइन हम ऐसे उसके ऊपर खड़ी होगी प्लेन के, वो हर एक लाइन के परपेंडिकुलर होगी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल क्या होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ईच लाइन ऑन ए प्लेन। तो ऐसी कोई लाइन यदि हम निकाल पाते हैं जो हर एक लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो उसका नॉर्मल हो जाती है। क्लियर? चलिए अब आता है इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो यानी हमने ये तो सीख लिया है कि प्लेन होता क्या है। अब प्लेन की इक्वेशन, तो प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है कि x, y और z, x, y और z में कोई भी 1 डिग्री की जो इक्वेशन होगी वो ऑलवेज एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो जो मैंने बोला उसको मैं लिख रहा हूं। क्या बोला मैंने कि x, y एंड z की सिंगल पावर वाली इक्वेशन, जिसमें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है, वो इक्वेशन यदि कोई बनती है तो ऑलवेज एक प्लेन होगा। और दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, फिर से बताता हूं। एवरी इक्वेशन बिटवीन x एंड y एंड z ऑफ 1 डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट ए प्लेन। क्लियर? चलिए, तो यानी कि ये इक्वेशन यदि कोई भी बनाए वो हमेशा प्लेन बनाए। अब इसमें जो a, b, c, d है ये सब कांस्टेंट है, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, वेयर a, b एंड c आर drs of नॉर्मल ऑफ प्लेन। यानी कि जिस प्लेन की इक्वेशन है उस प्लेन के नॉर्मल के drs हैं। ठीक है, drs क्या होता है, डायरेक्शन रेशो, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ ये बनाता हूँ, दिस इज द n फॉर नॉर्मल, तो ये जो लाइन बनी मैंने n के लिए जो लाइन बनाई ये वाली, इस लाइन के जो drs होंगे वो क्या होंगे, a, b एंड c। चलिए ये आपको याद रखना। एंड d क्या चीज है आपका, d is length of perpendicular from origin to the plane। क्या मतलब कि यदि हम किसी प्लेन पर, इस जो दिया हुआ प्लेन है इस प्लेन पर 0,0,0 दैट इज ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से हम एक लंब बना देते हैं, तो उस लंब की जो लंबाई होती है वो क्या होगी, d होगी। क्लियर? तो d इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, या अदर दूसरे उसमें शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, d इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम origin।
यानी कि मूल बिंदु से प्लेन की दूरी क्या होगी, वो d प्रेजेंट करता है। क्लियर होगा? तो d इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, या d इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। चलिए अब इसमें एक बात नोट कर लीजिए आप, नोट फर्स्ट, इफ प्लेन इज passing through origin that is 0, 0, तो तब उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, then इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि d क्या होता है, ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस होती है, या ओरिजिन से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। तो जब ये प्लेन ओरिजिन से ही पास हो रहा है तो इट मींस ओरिजिन से उसकी कोई दूरी है ही नहीं। क्लियर? जब वो ओरिजिन से ही पास होगा या ओरिजिन से होके जाएगा तो यानी कि उसकी कोई दूरी होगी नहीं, तो देन क्या होगा, d इज इक्वल टू 0। और जब d 0 होगा ऊपर वाली इक्वेशन रख देते हैं, बन जाएगा ax प्लस dy प्लस cz इज इक्वल टू 0। यानी कि जो प्लेन ओरिजिन से पास होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस dy प्लस cz इक्वल टू 0। वहां से d खत्म हो जाएगा। आप एक बात इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें बताया होगा कि d क्या होती है, डिस्टेंस होती है फ्रॉम ओरिजिन, और चूंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि क्योंकि प्लेन 0, 0 से पास हो रहा है तो 0, 0, 0 इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 0 वहां पर रख देते हैं। तो यहाँ पर सब 0 हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और d की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। चलिए तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है। अब पढ़ लेते हैं हम सम इक्वेशंस ऑफ प्लेन। चलिए बच्चों, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ सम प्लेन्स, तो कुछ अलग अलग टाइप के हम प्लेन्स हैं जिनको हम क्वेश्चन करते हुए याद रखेंगे, जैसे फॉर्मूला हम यूज करना है, हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। तो नंबर 1 पे है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1, z1, यानी हमें एक पॉइंट दिया होगा और उस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम निकालनी होगी। सीधा आप यूज करेंगे ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, सर ने लिख दिया थी। तो आप चाहो तो इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और ड्राइव करना चाहें तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन जो हमने प्लेन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन मानी थी, दैट इज ax + by + cz + d = 0, उसको हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन में हम x की जगह x1, y की जगह y1, d की जगह z की जगह z1 रख देंगे। तो ऐसा करने पर हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा कि d से d कैंसिल हो जाएगा और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इक्वेशन याद रखेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए इजी हो। मैं ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग समझ जाएं कि वास्तव में होता क्या है और कैसे हम इसको यूज करना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, यानी कि 3 पॉइंट्स हमें दिए होंगे और उन तीनों पॉइंट्स से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x - x1, y - y1, z - z1। अब फिर से x1 को ही माइनस करना है, एक बार x2 से और एक बार x3। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1 and z3 - z1। तो ऑल वैल्यूज आर गिवन, तो यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, तो क्वेश्चन आंसर आपके हो जाएंगे। नाउ अगेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, यानी कि आपको एक प्लेन गिवन होगा, पहले से एक इक्वेशन दी होगी एक प्लेन की, और आपसे पूछेगा कि इस प्लेन के समांतर दूसरे प्लेन का आप इक्वेशन निकालिए, या इस प्लेन के पैरेलल दूसरे प्लेन का इक्वेशन निकालिए। तो इफ ax + by + cz + d = 0 इज द गिवन, ठीक है, ये गिवन प्लेन है। देन इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन इज, तो जो इसके पैरेलल होगा प्लेन वो क्या होगा, सेम यही होगा, बस d की जगह क्या होगा, डिस्टेंस चेंज कर देंगे, d की जगह तो नया कांस्टेंट दैट इज k हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज ax + by + cz + k = 0।
अब जो एक के आ गया है, इस के की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि जब तक के की वैल्यू नहीं होगी तब तक ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई कंडीशन तुम्हें देगा, हर बार बताएगा कि जो नया प्लेन है, जो पैरेलल प्लेन है, वो किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा या किसी अनदर प्लेन के साथ कोई एंगल बना रहा होगा। तो जो भी कंडीशन दी होगी उन कंडीशंस का यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने लिखा होगा नोट यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी हो उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे और के की वैल्यू फाइंड करके वापस इसमें रख देंगे, तो हम पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकाल पाएंगे। चलिए दूसरा, चौथे नंबर पर आता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। यानी कि दो प्लेन हमें गिवन होंगे, मैंने लिखा हुआ है a1x plus b1y plus c1z plus d1, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। ये दोनों प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई। तो जब ये दोनों प्लेन पता है तो इन दोनों के प्लेन का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या करते हैं, तो देखो यहाँ से एक बात आपको पता चल रही है, अगले चैप्टर में वो यूज भी होगी कि दो प्लेन यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए बनाकर दिखा देता हूँ आपको। सपोज आपके पास एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो इंटरसेक्शन की क्या बन गई है, लाइन बन रही है। तो ये जो इंटरसेक्शन है यही क्या होता है, एक लाइन होती है। तो अगले चैप्टर में जो पढ़ेंगे लाइन का कोई अपना इक्वेशन नहीं होता, वो दो प्लेन के इंटरसेक्ट करने से ही लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। चलिए फिलहाल हम इस पर जाते हैं जो पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। तो दो प्लेन है गिवन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन होने के बाद जो लाइन बनती है उस लाइन से एक दूसरा प्लेन पास होता है, उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो दोनों प्लेन हमको दिए हुए हैं उनको ऐसे लिखेंगे प्लस लैम्डा a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। फिर अगेन वही वाली बात आती है कि यहाँ पर सारी चीज तो गिवन है, लेकिन लैम्डा हमने तरफ से लगाया है, तो लैम्डा की वैल्यू हमको चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हर बार क्वेश्चन में कोई नई कंडीशन आपको देगा और उसका अप्लाई करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी दूसरे लेक्चर में फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।